चेतना कोई काम नहीं है, ये कोई विचार भी नहीं है, ये कोई गुण भी नहीं है। चेतना पूरी सृष्टि की रचना का आधार है। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम ज्ञान धारा में। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो ध्यान में अर्जित हुए ज्ञान को आपके साथ साझा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कॉन्शियसनेस पर। क्या होती है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस में ड्युअलिटी क्या होती है? कैसे ये हमारे कॉन्शियसनेस को समझने में बाधा उत्पन्न करती है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रवीण भाटिया सर, जो 2008 से ध्यान में जुड़े हैं। प्रवीण भाटिया सर पहले एक बैंक में सरकारी नौकरी के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद वह नौकरी छोड़ के जर्मनी में एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर कार्य कर रहे थे, लेकिन 2020 में उन्होंने पूर्णतः रूप से ध्यान और ध्यान प्रचार को अपने जीवन में अपना लिया और नौकरी को छोड़ दिया। तो चलिए कार्यक्रम में सर का स्वागत करते हैं और जानते हैं कॉन्शियसनेस और ड्युअलिटी के बारे में। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी। तो सर, जैसा आज का हमारा विषय है कॉन्शियसनेस और ड्युअलिटी के ऊपर, तो सर यही जानना चाहेंगे कि क्या होता है, कैसे ड्युअलिटी जो है वो कॉन्शियसनेस को समझने में बाधा उत्पन्न करती है। योग में ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का जिक्र है, क्योंकि जर्नी जो है हमारी स्पाइन में 7 चक्र हैं। जब भी एनर्जीज ईडा और पिंगला में रहती है तो जर्नी वर्टिकल नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल रहती है। उस केस में इवोल्यूशन बहुत स्लो होता है। योग का एक ही सिद्धांत है कि मूलाधार में जो हमारी एनर्जी लोएस्ट चक्र में है उसको उठा के सहस्रार चक्र तक लाना, और ये जर्नी वर्टिकल सिर्फ तभी हो पाएगी जब हम ड्युअलिटी को समझ पाएंगे। तो ड्युअलिटी क्या है? द्वैत है। और इस धरती की चेतना में हर चीज़ के 2 पेयर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, इसका उल्टा बीमारी, स्त्री पुरुष, यिन यांग, शिव शक्ति, अनेक शब्दों में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जब ये ड्युअलिटी एक्सट्रीम होती है तब चेतना एक लोअर पेंडुलम के रूप में मूव करती रहती है, और इसको वर्टिकल अगर लाना है तो हमें इसके बीच में आना पड़ेगा। जब हम ड्युअलिटी से परे होके बीच में आते हैं तो हमारी सुषुम्ना चैनल खुलता है, तब हमारी एनर्जीज वर्टिकल रेस करती है। इसीलिए कॉन्शियसनेस को समझने के लिए ड्युअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जी सर, ड्युअलिटी मानवता के प्रदर्शन में कैसे प्रभाव डाल सकती है? ड्युअलिटी जीवन के हर एस्पेक्ट पे प्रभाव डालती है। अगर आप किसी भी चीज़ पे, हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है जब हम उसको फोकस रखते हैं, तो वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ और अनहेल्थ, इन दोनों के बीच में कोई बीमार है और उसकी एनर्जी का फोकस उस बीमारी के ऊपर है, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस की एनर्जी उस पर फोकस है, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही। अगर ह्यूमन अपनी फोकस को बीमारी से हटाकर, अगर वो बीच में है तो भी परफेक्ट है, और अगर वो अपनी बीमारी को हटाना चाहता है तो फोकस हेल्थ पे रखे, इस केस में अपने जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बीच में होना, और अगर अपनी जीवन को बदलने के लिए अपनी फोकस को उस पे रखना जो आप चाहते हो, ना कि उस पे जो आपकी प्रॉब्लम है। ह्यूमैनिटी, अधिकांश लोग प्रॉब्लम पे बहुत फोकस रखते हैं इस ड्युअलिटी में। जी, पर सर अगर हम आज के समय की बात करें तो हम जो जीवन व्यतीत अभी कर रहे हैं तो हमारा फोकस स्वतः ही जाएगा ही उस पर, क्योंकि हम लोग जो हैं अगर कोई समस्या आ रही है तो हम उसी पर फोकस करेंगे और उस समस्या का समाधान ढूंढने निकल जाएंगे। तो कैसे इस समय पर फोकस किया जाए अच्छी चीज़ों पर? ये बहुत आसान है। अगर आप बीमार हैं, और मेरे YouTube में चैनल में मेडिटेशन पड़ा हुआ है, बहुत आसान है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को जो भी एक रीजनेबल टाइम दे दो। फॉर एग्जांपल, डॉक्टरों ने कुछ भी कहो कि इस बीमारी को ठीक होने में 4 वीक लगेंगे, एक्सीडेंट हो गया घुटने पे, डॉक्टर ने कहा कि 6 वीक लगेंगे। आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो, लेकिन आप आफ्टर 6 वीक अपने आप को विजुलाइज करो कि आप सीढ़ियों में दौड़ते हुए उतर रहे हो। इंस्टेड की फोकस, लोग आपको सलाह देंगे कि घुटने पे चोट लगी है तो ज़िंदगी भर ये कभी ठीक नहीं होगा, आप पद्मासन तो छोड़ो, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते, एंड सो ऑन। जस्ट फोकस ऑन इट कि आप हेल्दी मूव कर रहे हो, आपकी ये रियलिटी बन जाएगा। सर, जैसे बात हो रही है कॉन्शियसनेस पे, तो क्या कॉन्शियसनेस जो है वो बदल भी सकती है? जैसे हम जो देख रहे हैं, हमारी जो चेतना का स्तर है वो बदल भी सकता है? अभी तक की धरती की चेतना में इवोल्यूशन बहुत स्लो होता था, तो लोग एक ही तरह की रियलिटी को ज़िंदगी भर परसीव करते थे, तो वो इस परिवर्तन को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते थे। लेकिन इस समय धरती की चेतना एक्सपोनेंशियल इवोल्यूशन के फेस में है। दैट्स वाई पीपल आर
एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट रियलिटी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बदल रही है और ये परिवर्तन जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसका तो जीवन बदलेगा, उसके परिवार वाले भी देखते हैं कि मेरे जो परिजन है उनका जीवन कितनी तेज़ी से बदल रहा है, नेचुरली बदलेगा, क्योंकि जीवन सिर्फ इसका प्रकटीकरण है। जी सर, जो डुअलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये डुअलिटी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे बाधा उत्पन्न करती है? क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी तो वर्टिकल होनी चाहिए, लेकिन हम नीचे के लोग किसी भी स्तर पर अटके हुए हैं तो हम उसी रियलिटी को परसीव कर रहे हैं। ये एक पेंडुलम की तरह है, तो पेंडुलम कितना भी हो, अगर कोई बहुत एक्सट्रीम में जीता है तो पेंडुलम लंबा है, कोई थोड़ा बीच में है तो छोटा है, और जो बिल्कुल बीच में है उसकी जर्नी वर्टिकल चल रही है। तो ऐसे हमारी उसको प्रभावित करती है। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, तो क्या ऐसे ही हमारी एनर्जी भी डिवाइड हो रही है? नेचुरली हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है। जब हम किसी भी एक तरफ या दोनों तरफ एनर्जी को लगाते हैं तो एनर्जी या तो फोकस प्रॉब्लम पे है या बटी हुई है। उसके बदले अगर हम सोल्यूशन पे रखें या बीच में रखें एनर्जी, तो हमारी ज़िंदगी और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो सकता है। जी, क्योंकि अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो इससे यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, यूनिवर्स ऑलरेडी कंफ्यूज रहता है। और हमारा अगर मान लो भारत पाकिस्तान का मैच है, उस मैच में हमारी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, तो अपर जर्नी नहीं हो पा रही। जी सर, एक डुअलिटी और मैट्रिक्स के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मैट्रिक्स के बारे में समझना चाहूँगी कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स सिमुलेशन है। इस सिमुलेशन में जिसमें धरती पे चेतना है, ये रियल नहीं है, एक असली उसकी एक ये कॉपी है, सिर्फ इसके नियम यहाँ पे बदले हुए हैं। और इन नियमों में एक नियम है डुअलिटी, क्योंकि डुअलिटी में जब तक हम उलझे रहते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। तो इस मैट्रिक्स का, थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स का, शायद दर्शक ना जानते हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। चेतना के अनेक स्तर पे अनेक रियलिटीज़ हैं। हमारी धरती की रियलिटी को थर्ड डायमेंशनल रियलिटी माना जाता है। इस थर्ड डायमेंशनल रियलिटी की मैट्रिक्स का एक रूल डुअलिटी है। जी, तो सर ये डुअलिटी और जो मैट्रिक्स है, तो अगर हम इसमें अपना ऊर्जा देंगे तभी ये डुअलिटी उस सिमुलेशन में कार्य करेगी? यस, इस मैट्रिक्स का यही सिद्धांत है। आपने बहुत पॉइंट पकड़ लिया कि ये हमारी एनर्जी से सस्टेन होता है। तो जब तक हम एनर्जी देते रहेंगे तब तक ये सस्टेन होता रहेगा, और जब हम एनर्जी देना बंद कर देंगे तो वो मैट्रिक्स सिकुड़ के आपको इसके बियॉन्ड ले आने की कोशिश करेगी। और आप अगर इसको कर्म के सिद्धांत से माने तो कर्म क्या है? आपकी कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई, आपकी एनर्जी उसमें लगी है, या आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत काम किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। पितामह भीष्म की कहानी महाभारत की जो है, उसमें यही था कि उन्होंने 3 रानियों का अपहरण कर लिया, 2 ने एक्सेप्ट कर लिया, एक ने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। व्हाट हैपेंड? मैं पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। उसकी इच्छा डुअलिटी के कारण एक जीवन में नहीं कर पाई, दूसरे जीवन में नहीं कर पाई, थर्ड जीवन में कर पाई, तो सफ़र कौन कर रहा था? शी वाज सफरिंग। इस अंडरस्टैंडिंग से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सर, अगर हम अच्छे या बुरे को नहीं मानेंगे तो हम अन्याय के विरुद्ध कैसे लड़ेंगे? इसी के लिए ये एक पैराडॉक्स है स्पिरिचुअलिटी का। ये एक सिमुलेशन है, इसको समझना। और अन्याय के खिलाफ क्या भगवान ने लड़ाई नहीं की? भगवान कृष्ण ने महाभारत का ज्ञान दिया। महाभारत की एक एक शब्द बड़ा अनमोल है। अर्जुन ने कहा कि मैं सूर्यास्त होने तक इनका वध कर दूंगा, नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को चिता में जला लूंगा। अब उसकी आधी एनर्जी तो लगी थी सूर्य अस्त होगा कि नहीं होगा। भगवान ने उसको कहा कि तुमने क्यों प्रण किया? क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज। इस डुअलिटी के बिना अपना काम करना है। तो सारे लोग अन्याय के विरुद्ध करते हैं, बहुत इफेक्टिवली करते हैं जब वो ये डुअलिटी से परे होते हैं। जी, तो सर जहाँ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है तो वहाँ पे सब कॉन्शियस की भी हम बात करना चाहेंगे कि कैसे सब कॉन्शियस वर्क करता है और क्या डुअलिटी वहाँ भी वर्क करती है? नेचुरली हमारे कॉन्शियसनेस के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, और इसके नीचे भी एक और लेयर है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, लेकिन सब कॉन्शियसनेस वो माइंड है जिस पे हमारी नॉर्मल लाइफ में एक्सेस नहीं होती। इसके जब डे टू डे लाइफ में और सब कॉन्शियस माइंड में, फॉर एग्जांपल हमें ड्रीम आते हैं, या ड्रीम का वो हिस्सा हमें प्रभावित कर रहा है जो हमें अभी हमारी पुरानी डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, दैट इज़ सब कॉन्शियस माइंड। तो दोनों हमें प्रभावित करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सर जैसे अभी हम डुअलिटी पे चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉन डुअलिटी यानी द्वैत और अद्वैत दोनों के बारे में समझना चाहूँगी, क्या डिफरेंस है और कैसे नॉन डुअलिटी कार्य करता है?
भारत में 2 टीचिंग्स की फॉर्मेट है। ज्ञान योग में एक टीचिंग जो योग की टीचिंग है वो अद्वैत की बात करती है। वो बताती है कि सब कुछ एक है, सारा जगत इसी एक एनर्जी से प्रकट हुआ है, उसमें 2 हैं ही नहीं। लेकिन ये थॉट एनी हाउ मुझे पता नहीं, शायद समय के साथ भ्रष्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारी टीचिंग समय के साथ मैनिपुलेट हो जाती हैं। हम कली युग में हैं, सो एज ऑफ डार्कनेस। इसका नेचर ही ऐसा है कि जो सत्य है वो मैनिपुलेट हो जाता है, उसकी विकृत फॉर्म बचती है सोसाइटी में। तो मुझे ये नहीं पता कि जो द्वैत है वो कब आया और ये इसकी मैनिपुलेटेड फॉर्म है या नहीं है। मैं अद्वैत को मानता हूँ। योग की टीचिंग पतंजलि योग सूत्र हो या पतंजलि योग सूत्र से बात निकली तो मान लो योग किससे किसका होता है, एक कॉन्शियसनेस का दूसरी कॉन्शियसनेस से योग हो जाता है, तो वो योग तभी तो हो पाएगा जब दोनों एक होंगे। सो दैट आल्सो टॉट अबाउट दिस थिंग कि एक ही हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे कबीरदास जी की टीचिंग हो या कोई भी टीचिंग हो, कहते हैं जो ब्रह्म को जान जाता है वो वही हो जाता है। निसर्गदत्त महाराज जी की टीचिंग भी यही बताती हैं। तो अल्टीमेटली मेरी अंडरस्टैंडिंग से अद्वैत है, कोई 2 हैं ही नहीं। पूरा जगत, पूरी सृष्टि सिर्फ एक ही रचना है और क्रिएटर और क्रिएशन 2 नहीं है। क्रिएटर का थॉट इमीडिएटली मैनिफेस्ट हो जाता है, तो जो सारा क्रिएशन है वो उसी एक का है। जैसे हमारा सपना आपके सपने में कितने भी कैरेक्टर हों, नदी पहाड़ जंगल, वो सब आपके ही अंदर से प्रकट हुए, सब एक के अंदर से प्रकट हुआ। तो मैं अद्वैत को मानता हूँ, लेकिन हमारे सामाजिक ढांचे में मुझे पता है कि लोग भगवान को अपने से अलग मानते हैं। ऐसे सेक्ट हैं या ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें वो ईश्वर या भगवान की पूजा करते हैं और वो कहते हैं हम कभी मर्ज नहीं होंगे। मैंने ऐसी टीचिंग सुनी है जो कहते हैं अपने नाम के आगे दास या दासी लगाते हैं, वो कहते हैं हम भगवान के दास हैं। तो मैं पूछता हूँ कब तक दास बने रहेंगे? तो अनंत तक। तो मैं सोचता हूँ फिर आप कभी मुक्त नहीं होंगे क्या? मेरे दिमाग में ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। मैं मानता हूँ कि ये मैनिपुलेशन का हिस्सा है। अल्टीमेटली टीचिंग है हमें मुक्त होना और जानना हम ही क्रिएटर हैं, उसी का। इसमें कोई अहंकार नहीं है। जब मेरी बात सुनने वाले लोग ये ना समझें कि मैं कहता हूँ मैं क्रिएटर हूँ, रेदर सभी क्रिएटर हैं। एक क्रिएटर अनेक में विभक्त हो गया मल्टीपल एक्सपीरियंसेस करने के लिए। ही इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू अस। तो मैं भी क्रिएटर हूँ और सारा जगत भी क्रिएटर है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस रियलिटी को क्रिएट करती है। तो मैं सिर्फ अद्वैत की टीचिंग को मानता हूँ जिसमें कोई 2 हैं ही नहीं। जी, तो यानी कि सर जो शक्ति अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो शक्ति ऊपर है वो शक्ति हम ही है, उसी शक्ति का ही हम पार्ट है। ये समझने के लिए सर ध्यान मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम जुड़ पाते हैं, अपने आप से जुड़ पाते हैं, उस शक्ति से जुड़ पाते हैं। तो सर ध्यान का थोड़ा सा महत्व मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। ध्यान का बहुत महत्व है और ये अद्वैत से भी रिलेटेड है। पहले वाली द्वैत की टीचिंग में सारी पूजा, सारी पद्धतियाँ अपने से बाहर ढूंढने की कोशिश है और अद्वैत में अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर के सत्य को प्रकट करते हैं। इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। बाहर तो मैनिपुलेशन है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अलग अलग हैं, चर्च, और उनकी टीचिंग अलग अलग हैं, उनकी पद्धतियाँ अलग अलग हैं। और इस धरती पे, इतनी बड़ी धरती में बहुत सारी विधियाँ हैं। सारे लोग ये मानते हैं कि हमारी विधि सर्वश्रेष्ठ है, इसके बावजूद भी वो नहीं पा सकते या नहीं पा रहे उस तरीके से जितना पाना चाहिए। और ध्यान में तो मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर सारा ज्ञान है, क्योंकि वो क्रिएटर आपके रूप में एक्सपीरियंस कर रहा है। सिर्फ मल्टीपल लेयर्स हमारे ऊपर कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस की हैं। ध्यान उन लेयर्स को हटाता है। जैसे जैसे लेयर हटती हैं हम उस सत्य को जान पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे समुद्र या तालाब का पानी है, उसमें बहुत सारी लहरें हैं। अगर वो शांत हो जाए तो हम इसको देख सकते हैं। और आपने पहले क्वेश्चन पूछा था सब कॉन्शियस माइंड किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और अगर वो प्रभावित कर रहा है तो हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमारा माइंड हाइपर एक्टिव होता है या एक्टिव होता है, इस समय मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो माइंड को काफ़ी सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ, इसलिए माइंड को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जब हम माइंड की एक्टिविटी को घटा देते हैं तो हमारी एक्सेस सब कॉन्शियस माइंड में हो जाती है। ध्यान यही करता है। ध्यान हमारे माइंड की एक्टिविटीज़ को काफ़ी घटा देता है
तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो सीड्स हैं उनको बदल सकते हैं। इस तरह ध्यान हेल्प करता है। जी सर, आपने स्पिरिचुअल के साथ साथ यहाँ पे विज्ञान भी जो समझाया है, तो स्पिरिचुअलिटी और जो हमारी साइंस है उनका जो संबंध है उस बारे में चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताएं आप। जो कॉन्शियसनेस से पूरा जगत प्रकट हो रहा है, तो जो ये जगत है, इस जगत में साइंस है, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। और ये जो साइंस के कुछ टॉपिक जो वर्तमान समय में बहुत एक्चुअल हैं, जैसे डीएनए एक्टिवेशन। हमारा डीएनए अभी सिर्फ 2 स्ट्रैंड हैं आउट ऑफ 12, दैट इज़ कि अभी सिर्फ 10% हमारा डीएनए एक्टिव है। 90% जो है इसको साइंटिस्ट कहते हैं कि वो जंक है। इस जंक में न्यू डायमेंशन की पोटेंशियल है। तो दैट इज़ साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ आ रही हैं, कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, डीएनए एक्टिवेट हो रहा है और हम नए युग के लिए तैयार हो रहे हैं। ह्यूमन के अंदर इतना पोटेंशियल है जो अभी तक अनफोल्ड है, उसके अंदर डॉर्मेट फॉर्म में है, स्लीपिंग में है सारा पोटेंशियल। ये पोटेंशियल अनफोल्ड होगा। आप जानवरों से देखो, जानवर टेलीपैथिक कम्युनिकेट करते हैं। धरती पे एक हिस्से पे रहने वाला जानवर धरती के दूसरे हिस्से वाले जानवर से कम्युनिकेट करता है टेलीपैथिक। उनकी कॉन्शियसनेस में एक चेंज होता है, पूरी धरती पे उस स्पीसीज में चेंज हो जाता है। और ह्यूमन टेलीपैथिक कम्युनिकेट कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने आप को स्पॉन्टेनियस हील कर सकता है। और ये इसका बीज हमारे डीएनए के अंदर सेव है। ब्लूप्रिंट ह्यूमैनिटी का हमारे डीएनए के अंदर सेव है। ये बदल रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, साइंस भी इसको मान रही है। जी सर, क्या अभी इस समय पर ऐसे कुछ आपने केसेस देखे हैं, कोई एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं जिसमें टेलीपैथी एक ह्यूमन ने की हो? बहुत सारे एग्जांपल मैं जानता हूँ, साइंटिफिक बहुत सारी इसमें रिसर्च हुई है धरती के डिफरेंट हिस्सेज में। और डॉल्फिन का तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। डॉल्फिन और वेल, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, उन्होंने एक हिस्से में डॉल्फिन के बच्चे को समुद्र के दूसरे धरती के हिस्से पे लेके उसको टॉर्चर करते थे और मदर यहाँ पे रिएक्ट करती थी। पेड़ों में बहुत फेमस है कि पेड़ों में जिन्होंने ये लाइट डिटेक्टर डेवलप किया था, तो उन्होंने ही बाद में एक्सपेरिमेंट किए पेड़ पौधों पे, उनमें वही इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उन्होंने कुछ सोचा कि इस पेड़ को काटना है। इमीडिएटली उनमें रिएक्शंस होते थे। पेड़ पौधे करते हैं, एनिमल्स करते हैं और ह्यूमंस भी बहुत सारे लोग करते होंगे। मैं समझता हूँ आपको भी शायद कोई एक्सपीरियंसेस हो कि किसी फ्रेंड को आपने महीनों से बात नहीं हुई, आपने उसके बारे में सोचा और फ़ोन आ गया। आपके बहुत सारे दर्शक इसको कंफर्म कर सकते हैं, इमीडिएटली आजकल हो रहा है क्योंकि थॉट्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ये ह्यूमन का फ्यूचर है टेलीपैथिक। आप सोचो एक ऐसा युग, मैं लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं हॉस्पिटल में गए, हमें कंफर्म नहीं होता कि जो डॉक्टर बता रहा है वो सही डायग्नाइज कर रहा है या अपने उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बीमारी सही है कि नहीं है, कोई डॉक्टर झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई पॉलिटिशियन झूठ नहीं बोल पाएगा। कितना सुनहरा युग होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और ये हो रहा है। जी, तो सर कहीं ना कहीं ये वही बात हो गई कि जो भी हम दे रहे हैं यूनिवर्स को वो मिल रहा है हमें। अगर हम जो सोच रहे हैं वो सच हो रहा है तो हमारे जो थॉट्स हैं वो बहुत अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ पर। तो हमें हमेशा जो है अच्छा ही सोचना चाहिए। जी, मैं बार बार फिर कहूँगा कि पॉजिटिव थॉट नहीं, कॉन्शियसनेस। जी, कॉन्शियसनेस से हमें सोचना चाहिए। सर अगर जैसे कॉन्शियसनेस की बात करें, अगर एक व्यक्ति को समझ आ चुका है, कॉन्शियसनेस की परिभाषा उसे समझ आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण अभी वो कर्म उसके जो आगे की जर्नी है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो क्या करे इस सिचुएशन में? तो फिर उसको समझ नहीं आया, है ना। अगर आप कहती हैं समझ आ गया तो वो अपने आप खत्म हो गए। जब तक समझ नहीं आया उसने इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है। ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड एट द डीपर लेवल। उसने किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डीप अंडरस्टैंडिंग होते ही वो ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जी, तो यानी कि अगर हमें पता चल गया कॉन्शियसनेस के बारे में तो हमारे कर्म जो है वो वहीं खत्म हो गए। बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जिस दिन भी कोई कॉन्शियस हो गया और वो समझ गया कि ये सिमुलेशन है या एक सपना है, उसके सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। ये गीता की टीचिंग में है। वो सारे बीज उनका एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन उनका फल देने की क्षमता खत्म हो जाएगी, सीड्स की। तो जब सीड्स की फल क्षमता खत्म हो जाएगी पेड़ बनने की, देन दे ऑल आर डिस्ट्रॉयड। तो सर वो दोबारा अब जन्म नहीं लेंगे? एक ऐसी मान्यता है कि इस सिमुलेशन में हम तभी तक रह सकते हैं जब तक हम इसमें रहना चाहें।
तो रहना कब तक चाहेंगे? जब तक हमारी कोई भी डिज़ायर है, चाहे वो बदला लेने की हो या कुछ एक्सपीरियंसेस करने की हो। तो अगर कर्म सारे खत्म हो जाएं तो हम इससे हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। सर, जब हम एक शरीर के रूप में जन्म लेते हैं इस धरती पर, तब हमारे पास दिमाग होता है, दिल होता है, क्योंकि हमारे शरीर में है वो। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है, इस शरीर को हम छोड़ देते हैं, जब आत्मा जो है अपर लेवल पे चली जाती है, तो क्या तब भी आत्मा ये सोचती है कि अब उसकी ये डिज़ायर्स है और उसे इसलिए जन्म लेना है? क्यों वो बाद में नहीं समझ पाती है कि अब उसको कोई डिज़ायर नहीं रखनी है? अब वो क्या कर सकता है? वो समाज सेवा के लिए भी जन्म ले सकता है, या जो चीज़ें उसे समझ आ चुकी हैं मृत्यु के उपरांत, तो वो चीज़ें वो दूसरों को समझाने के लिए जन्म ले सकता है। क्यों फिर वो जन्म लेता है, फिर से वही डिज़ायर्स उसके मन में आती हैं? तो सर, ये क्यों होता है? हम सोचते हैं कि जैसे आपने भी शब्द किया कि वो ऊपर, आत्मा ऊपर चली गई, ये दोनों मिलके धरती का सिमुलेशन, शरीर के रूप में और शरीर के बाद की डायमेंशन, जिसको हम कहते हैं कि वो मर गया या उसने फिजिकल बॉडी छोड़ दी, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसको समझने का एक तरीका मैं समझता हूँ कि टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप दिन में हो, एक जगत है, इस जगत का आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने भाई बहन, परिवार, जीवन, डे टू डे लाइफ। जब आप नींद में गए तो सपना प्रकट हुआ, एक नया जगत प्रकट हो गया। डीप स्लीप में गए, दोनों डिसअपीयर हो गए। जीवन, सपना, डीप स्लीप, कौन प्रकट कर रहा है? कॉन्शियसनेस। एक कॉन्शियसनेस 3 डिफरेंट रियलिटी प्रकट कर रही है। ऐसे ही जब जो ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहा है डे टू डे, जब ये जिसको हम कहते हैं कि उसने शरीर छोड़ दिया, इमीडिएटली जाने वाला एक नई रियलिटी को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। इमीडिएटली सिर्फ उसके परिजन दुखी होते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे बिछड़ गया। कोई भी नहीं बिछड़ा, जस्ट उसने एक नई रियलिटी एक्सपीरियंस करनी शुरू कर दी, जैसे हम सपने में चले गए एक जगत से दूसरे जगत में। यहाँ पे लेकिन उसको थोड़ी सी लिबर्टी है, वो टाइम और स्पेस में नहीं बंधा हुआ। थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में फिजिकल बॉडी टाइम और स्पेस में ट्रैप है, वो एक ही जगह रह सकती है, या कहीं और जाना है तो समय लगेगा। वहाँ पे वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे हम इस जीवन में इस बॉडी के अंदर कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस करके इवोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए जब वो वापस आता है तो वो अपनी उन्हीं अनफुलफिल्ड डिजायर्स को कंटिन्यू करता है। देयर इज नो मच चेंजेस एज यू थिंक कि वो अपर डायमेंशन में था। अपर डायमेंशन इन दोनों के बियॉन्ड की चीज़ है। मैट्रिक्स दोनों से मिलके बनी है। थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन, जिसको हम मरने के बाद का जीवन कहते हैं, इन दोनों के बियॉन्ड हायर डायमेंशन है, ना कि मरने के बाद का जीवन। मोर ओवर, कुछ लोग इस केस में ट्रैप भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने परिजन को बहुत प्यार करता है, तो उसका सपना तो टूट गया, शरीर तो छूट गया, लेकिन वो फिर भी अटैच है अपने परिवार के साथ। ऐसे कुछ केसेस आपने शायद सुने हो या कुछ लोग और जानते होंगे। उसमें एक बीइंग जो डिपार्ट कर चुका है, वो अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है बाकी बचे हुए लोगों की लाइफ को, क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड है। ये उसका क्षेत्र नहीं है, उसका क्षेत्र तो उस क्षेत्र में होना चाहिए था, लेकिन वो उस क्षेत्र में नहीं जा पाया एनी हाउ, क्योंकि उसके अटैचमेंट अपने परिवार से ज़्यादा थे। ऐसे केस भी कभी कभी सुनने को मिलते हैं। सर, जैसे अभी आपने बोला कि वो फोर्थ डायमेंशन से भी ऊपर की बात है, जो हम कॉन्शियसनेस जब हमारे भीतर, हमारे अंदर आती है, तो क्या वो फिफ्थ डायमेंशन हम अभी जी सकते हैं? इस धरती पे बहुत गिने चुने लोग अभी फिफ्थ डायमेंशन को जी रहे हैं, क्योंकि फील्ड रेडी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, ये लोग फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। कोई तो क्रिएट करेगा। अगर आपने किसी मकान को बनाना है या महल को बनाना है, कोई क्रिएट करेगा, बाकी लोग एक्सपीरियंस करेंगे। अभी ये क्रिएट हो रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है? जो इस कॉन्शियसनेस में है। सो दे आर लिविंग दिस कॉन्शियसनेस, दे आर क्रिएटिंग दिस कॉन्शियसनेस, दे आर रीराइटिंग द आकाशिक रिकॉर्ड, दे आर मेकिंग ए ब्रिज सो दैट कंप्लीट ह्यूमैनिटी कुड एक्सपीरियंस दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन कमिंग ईयर्स। जी, और सर, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम डुअलिटी को समझ पाएंगे और इस डुअलिटी को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि डुअलिटी इस थर्ड डायमेंशन का नेचर है। कर्म इस थर्ड डायमेंशन की रूल है, ग्रेविटी इस थर्ड डायमेंशन का रूल है, टाइम और स्पेस में बंधा होना इस थर्ड डायमेंशन की एक्सपीरियंस करने का रूल है। और इस मैट्रिक्स को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कंप्यूटर गेम में एक रूल्स को हमें फॉलो करना है। इसके बियॉन्ड अगर हम चले जाएं तो वो रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिफ्थ डायमेंशन इन सारे रूल्स के बियॉन्ड है, कर्म एंड सो ऑन। जी,
तो सर, इस कार्यक्रम में आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी कॉन्शियसनेस के ऊपर, आपने डुअलिटी के मीनिंग को समझाया, नॉन रेजिस्टेंस के बारे में बताया। अगर हम ऑथेंटिक जो जीवन है अगर उसे व्यतीत करें तो हम जल्द ही अपर डायमेंशन के जीवन को भी व्यतीत कर पाएंगे। तो सर, इतनी सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कॉन्शियसनेस पर। क्या होती है कॉन्शियसनेस में डुअलिटी कैसे बाधा उत्पन्न करती है, नॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे कैसे हम जो है अदर डायमेंशंस में जी सकते हैं, कैसे अदर डायमेंशंस कार्य करते हैं, आज हमने इस कार्यक्रम में जाना। तो आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।